नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। में हूं पिनास त्यागी। 2022 का महादंगल इस वक्त अपने चरम पर है। पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी रह गया है और ऐसे में यूपी की सियासत गरमाई हुई है और यूपी के चुनावी माहौल में दो नामों की इन दिनों बड़ी चर्चा हुई है। एक है भगवान श्री कृष्ण यानी केशव और मौर्य यानी पिछड़े वर्ग से जुड़ा एक बड़ा वोट बैंक। आज हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम हैं जिनके नाम में केशव भी हैं और मौर्य भी। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सर, अब बमुश्किल कम ही वक्त बचा है पहले चरण के मतदान में। आप दावा कर रहे हैं 300 पार का, अखिलेश दावा कर रहे हैं 400 पार का। किसके दावे में कितना दम? देखिए, जो दावे 400 पार का कर रहे हैं उनका दावा तो बेदम है, क्योंकि वह दावे का उनका इतिहास अगर आप खोल करके देखें तो 2014, 2017, 2019 का उनका दावा फेल हो चुका है। और जो 2014 से लेकर के 2019 तक का दावा भारतीय जनता पार्टी का था, उस दावे को प्रदेश की जनता ने सफल बनाया है। इसलिए भाजपा के दावे में ही दम है। सपा मुखिया श्री अखिलेश जी और उनके गठबंधन के दावे में कोई दम नहीं है। मौर्य सर, इस बार कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं और इक्वेशन भी गड़बड़ा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो सबके बीच में 300 पार का लक्ष्य है। उसके लिए क्या धरातल है, कैसे हासिल होगा, या सिर्फ एक चुनावी जुमला है कॉन्फिडेंस से भरा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश की जनता के हित में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बिना भेदभाव के सबका विकास किया गया है और विकास वोट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। केवल प्रतीक्षा है मतदान कब करें, कमल कब खिलाएं, या कमल का फूल विकास का भी है, सुशासन का भी है, गुंडा राज और दंगा राज से मुक्ति का भी है, भ्रष्टाचार समाप्ति का भी है। इसलिए सारी परिस्थितियां भाजपा के अनुकूल हैं। इस 2022 में इसलिए मैं कहता हूं फिर एक बार 300 पार फिर से बनेगी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार। भाजपा सरकार और कुर्सी पर योगी जी सवार, या इस बार मौर्य मांगे मोर? नहीं, मैं मानता हूं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने शानदार काम किया है पिछले 5 वर्षों के अंदर और जबरदस्त परिणाम है, जनता की नज़र में है, जनता उसको स्वीकारती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे, 300 से अधिक सीटों के साथ जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जी, तो यही इस बार भी चेहरा और मंत्री अगर सत्ता में आते हैं, सीएम योगी जी ही होंगे, तो केशव प्रसाद मौर्य जी की क्या भूमिका होगी? क्योंकि पिछली बार भी कुर्सी के लिए आप दावेदारी में सबसे आगे थे, मुझे लेकिन लगता फिर है नाम कि कोई ये और आ सवाल गया। ये सवाल ही नहीं है कि इस समय कोई सवाल है। इस समय एक ही सवाल है कि सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ करो। ये पूरी गंदगी जो भ्रष्टाचार की है, जो दंगा राज की है, जो गुंडा राज की है, जो माफिया राज की है, जो अपराधी राज की है, अब इस दुनिया से बाहर निकल जाओ, विकास की दुनिया में आ जाओ, सुशासन, गरीब कल्याण की दुनिया में, किसान के आमदनी बढ़ाने की दुनिया में आ जाओ जी। भर्तियों से भ्रष्टाचार को समाप्त करके प्रतिभा के आधार पर भर्तियों के लिए आगे आ जाओ। और लोग आगे आ चुके हैं, इसीलिए भाजपा की बल्ले बल्ले हो रही, भाजपा के चारों तरफ जय जयकार हो रही है। अब तो मुकदमा जनता की अदालत में है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और हम सब लोग 10 फरवरी के पहले चरण की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है 2017 से भी बड़ी विजय पहले चरण से भाजपा के खाते में आना शुरू हो जाएगी। चलिए, तो आपका भरोसा है, लेकिन पहले चरण में मतदान केशव प्रसाद मौर्य जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, तो ऐसे में वहां पर कहा जा रहा है कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं वहां पर 80-20 का फैक्टर जो है वो खूब बोलता था, ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो खूब बोलती थी, और इस बार 80 में से किसान आपसे नाराज चल रहे हैं। नहीं, मेरे किसान हमसे नाराज नहीं है। मेरे अन्नदाताओं का आशीर्वाद भाजपा पर है और भाजपा पर था। कुछ हमारे किसान भाई जरूर नाराज थे कृषि कानूनों को लेकर के, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर के उन जो नाराज किसान थे उनसे भी क्षमा मांग करके वो विषय समाप्त हो गया है, वो चैप्टर ही समाप्त हो गया है। इसलिए अब तो सारे किसान भाजपा के साथ, सारे मजदूर भाजपा के साथ,
सभी गरीब भाजपा के साथ, सभी नौजवान भाजपा के साथ, मातृशक्ति पूरी भाजपा के साथ खड़ी है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर पिछले 3 चुनाव देखे जाएं तो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स जो है वो वहां पर सबसे ज्यादा उसका बोलबाला रहता था। इस बार ऐसा कोई माहौल नहीं है। ऊपर से आप माने या ना माने केशव जी, लेकिन किसानों का एक मुद्दा वहां पर है और नए समीकरण भी सपा ने साध लिए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि राह आसान होगी? नहीं, राह आसान है। ये जो आपको कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली है, यह सारे लोग 2019 में साथ में थे इनके। सबका एक ही लक्ष्य होता है, भाजपा को रोको, अन्यथा ये गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, दंगा नहीं करने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। जनता जानती है कि भाजपा को नहीं रोकने देना है, क्योंकि अच्छा काम प्रदेश के हित में, 24 करोड़ जनता के हित में, गरीब किसान मजदूर के हित में, नौजवान के हित में, महिलाओं के लिए भाजपा ही अच्छा से अच्छा काम करके दी है और देने का काम करेगी। ये सब तो लूट खाते थे। 100 रुपया में से 85 रुपया इनका रहता है, 15 रुपया में जिनके लिए योजना बनती है उनके पास जाता है। ये दलाली, भ्रष्टाचार सब बंद हो गया है। केशव जी, अगर काम हुआ है तो फिर अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की बारी क्यों याद आ रही है? काम पर ही और विकास पर ही वोट मांगते ना। ये याद नहीं, ये मुझे लगता है कि अयोध्या में जो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, इससे विपक्षी परेशान है। बाबा विश्वनाथ जी का औरंगजेब के कार्यकाल के आक्रमण के समय से जो एक तरह से तहस नहस पड़ा था, बाबा विश्वनाथ जी का धाम वो दिव्य और भव्य बन गया है। इससे विपक्षी परेशान है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का विकास हो रहा है, इससे विपक्षी परेशान है। भाजपा के लिए ये सब आस्था के केंद्र है, ये चुनाव के केंद्र नहीं है, चुनाव के मुद्दे नहीं है। नहीं, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि जब कोई तकलीफ में होता है ना, जब कभी परेशानी होती है तब भगवान याद आते हैं। और आप खुद बीजेपी में तकलीफ में हैं और भाजपा भी प्रदेश में तकलीफ में है, इसीलिए आपको भगवान याद आ रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को भाजपा की लगातार विजय जो हुई है, उनको भगवान याद आने लगे हैं। उनको मंदिर जाना पड़ रहा है, उनको संगम में, कुंभ में डुबकी लगाना पड़ रहा है। अन्यथा इनका इतिहास सब जानते हैं। ये दंगाइयों के, अपराधियों के संरक्षक सरकार में बन करके रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो सदैव, आज ही नहीं सदा सर्वदा भगवान के मंदिर में जाती है, कुंभ स्नान करती है। एक एक कार्यकर्ता हमारे जाते हैं जिनको अवसर मिलता है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास सबको मालूम है। उनके जो तमाम सहयोगी उनके हैं, उनका सबको इतिहास मालूम है। सपा, बसपा, कांग्रेस मंदिर में जाना 2014 और 2017 के बाद शुरू किए। इसके पहले ये मंदिर नहीं जाते थे, भगवान राम को ही काल्पनिक बताते थे। सबका इतिहास, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और श्री अखिलेश यादव जी को चुनौती देते हैं कि वो विकास के मुद्दे पर आए। वो कह रहे हैं कि 2012 से 2017 तक बहुत विकास किया है, तो जहां विकास किया है जरा वहां से चुनाव लड़ करके दिखाएं। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ही अगर विकास पे, आप तो कैंची जीवी हैं। वो लोग तो कहते हैं कि सारा विकास जो है उनकी देन था, आप तो कैंची जीवी बने हुए हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं उनको चुनौती दे रहा हूं। अगर हम कैंची जीवी हैं, वो विकास जीवी हैं, तो आखिर विकास जहां किए वहां लड़ें, जातिवाद की जमीन ना खोजें, तुष्टीकरण का केंद्र ना बनाएं अपने विधानसभा क्षेत्र को। जहां विकास किए, कहां किए, उनसे मेरा सवाल है वो बताएं। उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में विकास किया है, सबसे ज्यादा विकास कहां किया है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम, मेरा नाम प्रत्याशी के रूप में जारी कर दिया गया है। श्री अखिलेश यादव जी सर्वे सर्वा हैं अपनी पार्टी के, लेकिन उन्होंने अपना नाम अभी तक कहां से लिंक क्यों नहीं जारी किया है? क्यों डर रहे हैं जनता के बीच में जाने से? क्यों विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते? उन्होंने सोचा गुंडे, अपराधी, माफियाओं के बल पर चुनाव लड़ेंगे, लोगों को डराकर चुनाव जीत लेंगे। तो यह इतिहास की बात हो गई। वर्तमान में जनता जाग रही है। अगर विकास किया है तो विकास जहां किया उस क्षेत्र से चुनाव लड़ करके दिखाएं। नहीं, लेकिन आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि अगर आपको अपने क्षेत्र में विकास पर इतना भरोसा था तो आपने अपनी सीट क्यों बदली? हमने नहीं सीट बदली, आपको मालूम नहीं है मैम। हमारी सीट सिराथू, जहां से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई है, सिराथू विधानसभा से ही मैं पहली बार विधायक बना हूं। फूलपुर लोकसभा से मैं विधायक रहते हुए सांसद बना हूं
और सांसद रहते हुए मुझे पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया, विधान परिषद के माध्यम से हम लोगों को कार्यकाल यह बीता है। लेकिन हमारा सदा ये मत रहा है, मैंने पार्टी नेतृत्व को निवेदन भी कर दिया था कि अगर मुझे प्रदेश की राजनीति में काम करना है तो मेरा निवेदन है कि आप चुनाव लड़ाने के बारे में हम लोगों को विचार करिए। और नेतृत्व ने मुझे अवसर दिया, मेरी जन्मभूमि को मेरी कर्मभूमि बनाया। मैं नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को फिर मैं चुनौती देता हूं, जहां उन्होंने विकास किया है वहां से चुनाव लड़ करके दिखाए, अन्यथा विकास की बात करना छोड़ दें, क्योंकि विकास के सबसे बड़ी विरोधी श्री अखिलेश यादव जी थे। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि आपको अगर विकास पे भरोसा था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मुखिया को 80-20 जैसे बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मैं समझता हूं कि 100 में से 80 हम अगर सबके लिए काम कर रहे हैं तो सबका समर्थन भाजपा को मिल रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं 80-20 वाला इशारा जो था वो हिंदू मुस्लिम वोट बैंक पोलराइज कराने पर था, ना कि कामकाज उनके। मैं श्री अखिलेश यादव जी के दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है, वो इस तरह की सोच रखते हैं, इसलिए बयान को इस तरह से व्याख्यात करते हैं। लेकिन हम तो इस बयान को इस रूप में लेने की जगह कि हमने सबका साथ किया है, सबका विकास किया है, सबको स्थान दिया, सबको सम्मान दिया, इसके आधार पर हम 80 की बात करते हैं। वो उस 80 और 20 में से वो निकालते हिंदू मुसलमान। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं, भाजपा के लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। ठीक है, एक आरोप यह भी लग रहा है कि आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, छापे डलवाते हैं। कई बार छापे डलवाने में कंफ्यूजन भी हो जाता है, और अगर कोई आपका दामन छोड़ देता है आपकी पार्टी का, तो पुराने मुर्दे भी उखाड़ लाते हैं, गड़े मुर्दे, और एफआईआर करा देते हैं, वारंट निकलवा देते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस समय मैं जानता हूं उनकी इंटरनल सूचना भी यही है कि वो 100 के अंदर फिर सिमट रहे हैं पूरे गठबंधन के साथ, सपा बसपा कांग्रेस के साथ। इसलिए वो घबराहट और बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देते हैं। अरे भ्रष्टाचार कोई भी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जितनी भी एजेंसियां उनको करनी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। जो इसका विरोध करते हैं वो भ्रष्टाचार के समर्थक हैं, भ्रष्टाचार के संरक्षक हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं। हम तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले हैं। एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है आपकी पार्टी के ऊपर, केशव प्रसाद मौर्य जी, आप डिप्टी सीएम हैं तो इसलिए जवाबदेही बनती भी है, कि यहां पर किसानों की आपने कृषि कानून वापस लेकर नाराजगी कुछ हद तक दूर करने की, उन्हें साधने की कोशिश की है। लेकिन अजय मिश्र टेनी का अभी भी सरकार में शामिल रहना और किसानों की एक मांग थी उनको हटाया जाए, कार्रवाई हो, वो एक अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आपको लगता है कि ये एक दिक्कत का सबब हो सकता है जब आप किसानों के बीच जाएंगे और उनकी वोट मांगेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिस मामले में न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया है, जिसमें जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, न्यायालय के समक्ष अपनी जांच की रिपोर्टें रख रही हैं, उस विषय में मुझे बोलना या किसी को बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी सरकार में कोई पक्षपात नहीं होता, निष्पक्ष कार्रवाई होती है, निष्पक्ष जांच होती है, और वह निष्पक्ष कार्रवाई और निष्पक्ष जांच को वेलकम करने की जगह उसका ये विरोध करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं इनके पास है, तो कोई मुद्दा निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरी सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड पर निकले हुए हैं, हम खुद भी गए थे। एक दो मुद्दे जो बहुत ज्वलंत तौर से सामने आ रहे थे, ठीक है, आपके कामों की तारीफ भी हो रही थी, तो दो समस्याएं जो हमने ग्राउंड पर महसूस की वो था बढ़ती हुई महंगाई और नौजवानों के बीच रोजगार की समस्या। आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा हो सकती है इस बार के चुनाव में और दिक्कत पेश कर सकती है? नहीं, यह मुद्दा भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। महंगाई भी कम करेंगे, रोजगार भी बढ़ाएंगे। ये सपा बसपा के समय तो रोजगार उत्तर प्रदेश से पलायित कर गए लोगों के साथ साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में रोजगार के तमाम ऐसे अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर सृजित हो रहे हैं, सृजित हुए हैं। इसलिए महंगाई या बेरोजगारी का समाधान भाजपा ही कर सकती है। ये कहां से करेंगे? जिनके उत्तर प्रदेश में कहीं सत्ता है, इनके इर्द गिर्द नहीं है। देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। कोई गरीब भूखा ना रहे। मतलब दो प्रकार से एक यूनिट पे 10-10 किलो राशन दे रहे हैं। गरीब आदमी खुश है, इसीलिए जनता भरोसा करके भाजपा को समर्थन कर रही। इसीलिए हम 300 से ज्यादा सीटें फिर से जीत करके सरकार बनाने का पूरा विश्वास लेकर के जनता की अदालत में मुकदमा
चलिए, आपको प्रस्तुत कर भरोसा दिया है, लेकिन गया। इस बार मैदान में एक बेटी भी उतरी हुई है और वो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी में कितना दमखम आपको नजर आता है। एक बार आपके खिलाफ यूपी के 2 नौजवान भी खड़े हुए थे, लेकिन इस बार बेटी मैदान में है और पूरे दमखम के साथ कोशिश कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सपा, बसपा, कांग्रेस और जो अन्य छुटभइये दल हैं, इनमें मैं कोई अंतर नहीं समझता। ये सारे विरोधी एक साथ लड़ करके देख लिए हैं। श्री राहुल गांधी जी को सपा बसपा का समर्थन प्राप्त था। प्रियंका जी वहां का चुनाव देख रही थी। क्या हासिल हुआ श्री राहुल गांधी जी का? वही हाल। मैं तो ये मानता हूं कि अगर प्रियंका मैडम उत्तर प्रदेश में 2017 में जो 7 विधानसभा सीटों पे जीत दर्ज की थी, अगर ये 7 सीटें जीत जाएंगी तो यह माना जाएगा कि कम इतिहास बना लिया। मुझे तो 7 सीटें भी जीतते हुई कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। एक बात बताइए कि यहां पर इस बार यह भी कहा जा रहा है, आपने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री जी और आपके बीच में कुछ दूरियां थी, कुर्सी स्टूल, स्टूल कुर्सी, घर आना घर ना जाना, ये तमाम तरह की खबरें चलती रही। दूरियां मिट गईं? ये मुद्दा विहीन विपक्ष है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम 5 साल से सरकार में हैं, सरकार चला रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और उसके बाद इनको जब मुद्दा नहीं होता है तो बेफजूल की बातें करते हैं। हमारे और आदरणीय योगी जी के बीच में एकदम एकजुटता है, पूरी ताकत के साथ हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। विपक्ष को यह भी मुद्दे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता सब समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार एकजुट है, और पूरा परिवार एकजुट है, इसलिए विजय के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार से काम किया है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि पार्टी में आपकी नजरअंदाजी हो रही थी, पार्टी में आपको इग्नोर किया जा रहा था, और लाइमलाइट में आने के लिए आपने लुंगी टोपी का बयान दिया और मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर का बयान दिया ताकि आप लाइमलाइट में आ गए। फिर पार्टी ने आपको चुप भी करा दिया। अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी समस्या ये है, आप उनसे, श्री अखिलेश जी से पूछिए, मेरी अनदेखी की चिंता उनको नहीं हो रही है। उनको भाजपा की बढ़ती हुई ताकत के कारण से समाजवादी पार्टी जो इतिहास के पन्ने में दर्ज होने की ओर बढ़ रही, इसकी चिंता है। समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश जी जब सरकार में थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को सम्मान नहीं मिल रहा, इसकी चिंता श्री अखिलेश यादव जी को है। अरे अपने पिताजी को सम्मान क्यों नहीं दिया, अपने चाचा जी को सम्मान क्यों नहीं दिया, अपनी बहू अर्पणा यादव जी को सम्मान क्यों नहीं दिया? जो अपने घर को नहीं संभाल सकते वो उत्तर प्रदेश संभालने की बात कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी को एक नहीं रख सके वो भाजपा को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपर्णा यादव का जिक्र किया, बहुत से साथी तो आपके भी छोड़कर गए। अपर्णा यादव की एंट्री से क्या उनकी भरपाई हो जाएगी या सिर्फ सांकेतिक मैसेज ही जाएगा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना शक्तिशाली है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे कमल का फूल देकर के भेजती है, भाजपा का कार्यकर्ता बूथ स्तर पे परिश्रम करता है, जनता के आशीर्वाद से वो विजयी होकर के आता है। अब इतिहास इस बात का साक्षी, 73 सांसद, 325 विधायक, 64 सांसद, ये 3 चुनाव लगातार श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ लोकसभा का चुनाव 2014 का। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा किए तब विधानसभा का यूपी का चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी जहां थी 2014 में, आरोप तो वहीं पर आकर ठिठक गई, वहीं पर आकर के रुक गई। तो इसीलिए आपने ओवैसी जी को 100 सीटों पर लड़ने के लिए बुला लिया, अपनी बी टीम को बुला लिया, मुस्लिम वोट बैंक में सेधमारी के लिए बुला लिया। जब आगे चल करके श्री अखिलेश यादव जी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि चुनाव 10 मार्च को जब समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, इस गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा, तो क्या बयान देना है। तो इस प्रकार के बयान देने का काम वो करेंगे कि इस कारण से हम हार गए। हार तो जनता की नजर में उसी दिन गए जब आप दंगाइयों, गुंडों, माफियाओं, अपराधियों के संरक्षक बन गए। चलिए, तो हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो बनता है, क्योंकि अब हम आखिरी हिस्से में आ गए अपने इंटरव्यू के, केशव प्रसाद मौर्य जी, लोग नाराज हैं पिछड़ी जाति के। मौर्य समाज को फिर एकजुट करके बीजेपी के खेमे में ला पाएंगे आप? ये जाति की बात श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। हमारी पार्टी सभी जातियों को, सभी समुदायों को एक साथ लेकर के चलने का काम करती है।
और बंटवारे की राजनीति का अंत हो चुका है, विकास की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और विकास की राजनीति पे भरोसा कायम हो चुका है। अब ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का युग है। विकास की राजनीति गुजरात से शुरू हुई, अब देश में हो रही है। इसलिए जाति की राजनीति को छोड़ो अखिलेश यादव जी। 5 मैंने कहा है इनको कि मत प्रयास करो 2022 में, तैयारी करो 27 में। चलिए, तो एक बात बताइए, आप तो जीत का, बम्पर जीत का, पहले से बड़ी जीत का दम भर रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य को हम किस रोल में देखेंगे अगर ये जीत हासिल होती है तो? भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, सिपाही के रोल में देख रही हैं, सिपाही के रोल में देखेंगे मैडम। कोई महत्वाकांक्षा? ये महत्वाकांक्षा सपा बसपा कांग्रेस के लोग रखते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए समर्पित रहता है और हम वो समर्पण भाव से पूरी तरह से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और वह सेवा का जो हमारा काम है वो हम करने में कभी, जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपने सामाजिक कार्यों की शुरुआत की है और राजनीति में आने के बाद जब विधायक बने, सांसद बने, अध्यक्ष बने, डिप्टी सीएम के रूप में कार्यकाल हमने बिताया है। हमारा पूरा समय पार्टी के नीतियों रीतियों के अनुसार जनता की सेवा में, प्रदेश की सेवा में। जी, आपने आरएसएस का नाम लिया है तो एक आरोप मुझे याद आ गया आपके पुराने साथी का। वो कह रहे हैं कि भाई आप तो आरएसएस की भाषा बोलने लग गए हैं, पिछड़ों की भाषा नहीं बोलते हैं अब आप उनके रंग में रंग गए हैं। ये मुझे लगता है कि जो नहीं जानता है, जो नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं जानता है, हमारे विचारों को नहीं जानता, हमारे संस्कारों को नहीं जानता, वो इस प्रकार की भाषा बोलता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के परिश्रम से बड़ी हुई है पार्टी। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बड़ी हुई है पार्टी और इसलिए हम कार्यकर्ताओं का सम्मान और जनता की सेवा, यह हमारा काम है। ये जब चुनाव लड़ना होता है तब भी हम जनता की सेवा में हैं और जब चुनाव नहीं लड़ना होता, कोरोना जैसा संक्रमण, उसके बाद भी हम जनता की सेवा में। बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे साथ थे। आपने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।